स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ओके, सो भी देखिए, भी हमने कुछ फाइल को डिलीट किया। अब डिलीट करने के बाद कहाँ कहाँ पर ये एरर आएगा? मैंने कंपोनेंट डिलीट किया और कहाँ पर ये एरर आएगा? कोई आइडिया? ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल, ओके। जी सर्व, ठीक है। ऐप मॉड्यूल ओपन करते हैं। ऐप मॉड्यूल कहाँ गया? ऐप के अंदर ऐप मॉड्यूल। देखते हैं, प्रोजेक्ट्स अभी रन किए हैं, तब तक यहाँ भी अभी लोड नहीं किया है पूरा ये प्रॉपर, इसीलिए। चलिए, तब तक हम लोग एक बार क्विकली जो है ना प्रोजेक्ट का फ्लो पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। कहाँ पर से एंट्री पॉइंट कहाँ होता है? जल्दी जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा। एंट्री पॉइंट कौन होता है? main.ts। main.ts हुआ, उसमें क्या सर्च करेगा? bootstrap। बूटस्ट्रैप क्या चीज है? bootstrap मॉडल। बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट। मॉड्यूल क्या चीज रहेगा यहाँ पे? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट। सॉरी, तो ऐप बाहर में मॉड्यूल। नाम मॉड्यूल है तो अंदर ऐप मॉड्यूल आएगा ना, ऐप तो हमारा मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल। ओके, इसके बाद ये हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में क्या सर्च करेगा? यहाँ पे भी bootstrap। ऐप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कंपोनेंट बाद बूटस्ट्रैप में ऐप कंपोनेंट। बूटस्ट्रैप सर्च करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। बूट सॉरी स्ट्रैप, ओके, स्पेलिंग चल रही है। तो बूटस्ट्रैप में क्या रहेगा? ये सर्च करेगा कंपोनेंट को, करेक्ट। तो सपोज दैट बाय डिफॉल्ट कौन कंपोनेंट रहता है? रूट कंपोनेंट। रूट कंपोनेंट का क्या नाम है? जल्दी जल्दी, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट। देखिए, आप लोग नहीं बोलिएगा, हम जल्दी जल्दी करके हम निकल जाएंगे। ये आपका प्रॉब्लम फिर होगा। ऐप कंपोनेंट में अगर हम आते हैं, ऐप कंपोनेंट में क्या मिलेगा? सिलेक्टर। सेलेक्टर, नेक्स्ट टेम्पलेट टेम्पलेट यूआरएल स्टाइल यूआरएल यूआरएल स्टाइल यूआरएल, ओके। टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। इसके बाद फिर कौन सा पेज? यूआई पे कौन सा पेज लोड हुआ? नहीं, app.html नहीं, सिर्फ index.html। यूआई पे HTML सिर्फ लोड हुआ है, index.html index.html ही बोला था ना। नहीं, किन्हीं ने ऐप डॉट बोला इससे, ठीक है। index.html लोड हुआ। index.html पे क्या चीज सर्च करेगा? ऐप रूट। ऐप रूट क्या है? ऐप रूट क्या है? सेलेक्टर। तो हम जनरली हम इसे ये नहीं बोलने जाएंगे कि वो ऐप रूट सर्च करेगा, हम ये करेंगे कि हम सेलेक्टर वहां पे सर्च करेगा। जो सिलेक्टर, तो हमारा ये कभी भी आप आंसर अगर देते हैं ना, तो इसका जो ग्लोबली नेम है उसको जरूर यूज कीजिए। जैसे ऐप रूट है, ये किसी का पर्टिकुलर कंपोनेंट का है, बट इसका नाम क्या है? ये सेलेक्टर है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल नेम को जरूर यूज करें। वहां पर एक एग्जांपल तौर पे आप दीजिए, लाइक सपोज मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा रूट मॉड्यूल दिया हुआ है, ऐप मॉड्यूल, बट एक्चुअली में है क्या? ये मॉड्यूल है। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार ऐप मॉड्यूल में जब हम आते हैं, यहाँ पे क्या है? ये कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूज करेंगे वर्ड।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट। तो जब भी आप आंसर दीजिए तो आप उसका जनरल टर्म को यूज कीजिए और प्लस जो एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है, जो भी फाइल को हम यूज कर रहे हैं उसको हम नाम बोल देंगे। ठीक है, ऐप रूट। अब ये क्या होगा, ऐप रूट क्या करेगा, ये सर्च करेगा, ये कहाँ मिला, ऐप कंपोनेंट पे। तो जो भी हमारा फाइल है ऐप कंपोनेंट पे वो हमें लोड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी फाइल कंपोनेंट है या मॉड्यूल है, how we will identify whether that is module or whether that is component? With the help of what? How we will identify any class is whether Component is module the or at the rate. component? At the rate, okay. What is this known as at the The rate? selector. And No. module is select. Module is No. class. No, At the rate mean decorator. decorator. So with the help of decorator, it going to mark that particular class as either component or module level. Okay. So main thing is the decorator. Okay. Now tell me in component, what is the decorator name? What is that decorator name in the component? At the rate component. Correct. Next, inside module. मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं राहुल, आवाज तो नहीं आ रहा है. In the module, what is the decorator name? NG module. At the rate ng module. Ng module also be content, not an issue. But if you will add at the rate though, it will be fine. Okay. So component, add the component, module, add the module. 1 second. Okay. So with the help of at the rate component and at the rate ng module, we going to mark any normal class or whatever, any normal class like component level class and module level class. Next, I don't know. Let's see how many can answer. For using at the rate component, what we have to import and from where? We have to import some package and from where? Angular Will core. tell. Angular. Okay, Angular core. From where? Angular core here we will import. Sir, there is a module, NG module. Okay. ng module. And from where we will import? What is the package name? So one thing, whenever Importing we will from library now. from which library? Address, location. At the rate Angular core. GULAR Angular/core. So see, whenever we will import inbuilt library, okay, in inbuilt library the address will be starting from the at the rate. Okay, if that will be not inbuilt library, then I'll be giving a relative path in the HTML / like that address will be. So if we importing component, so here the path will be component, not the module. Okay, and if we importing ng module, so our path will be ng module. I don't know, let's verify. Who is this? Now you can see line number 1 at the rate ng module. Correct. Same thing is there at the rate Angular core. Let's now check with the component. Sorry, this is a component. Where is that? Yeah. Why my mouse is not working? Okay. So what is that?
From where? See that address for both either component and module. The address file location in both are the same thing. @angular/core @angular/core. But if we are importing component, so the address will be means our class will be component, and if we importing module, then our class will be ng module. But path for both the file is the same. Keep in mind this point. Any doubt up to here? Anyone having? Then tell me. So now our project is ready. Let's move to the error side. Now find out the error. Where is that? So see how we will resolve the error, because you will get more number of error. Okay, you can see here. From here the error got started. So what we will do? Let's say move to the load here as well. Let's see. So we not get anything. That's fine. Let's move to the console. Maybe be getting here also not. Okay, no issue. Let's say resolve from here itself. So first go to the last completely. What is that error? Error component. Okay. Now app module.ts, here you getting the path. Just click on the control button and click on this URL. It will automatically open the file in that location. What is the issue? Error component, it's fine here, but here we getting issue. It means the file is not there. Let's remove. 1 second. So now one error got resolved. Now we had used a class here, remove that also. Now everything fine. Now let's see. Still we have issue or it's working. So it got compiled success. Now let's reload this. Okay. Anyway, it got success. Got it. So whenever you will get error here, you will get more number of error. Go slowly one by one, and you will get the address here itself. File means that path. Just click the control button and click on this. It will directly open that file. Suppose here this file was opened. Let me close this file. Close everything. And now let's go to this path from with the help of this location itself. Just press control button and click. It opened. It will open the same file directly. Okay, no need to go that file particularly, otherwise that will be complicated. That's why. So now let's say move to the decorator. Sorry, data binding. So actually what we are doing right now, let me create one component. Now I want a component as well. So see, now we have to create one component. We can either open at this location or this Angular course. Anything is fine, not an issue. So ng, G for generate, C for component, and data binding. So what is the data binding actually? So suppose that if you have to display some content on HTML, what we will do? We will write that content on the HTML. Correct. Now before proceeding that one, now tell me. Okay. Now we getting here app component. We had created one component that is known as data binding. Okay. How to display this data on UI? Take this selector and paste into the index module. Okay. Where it will pass the selector? Index.html, either apps.component.html. Index.html. Why we will pass on index.html?
Sir, either you can pass on also app.component.html. Any module you can pass. We will directly pass on the app component.html itself. No need to pass on that index.html. It will be tedious task. Okay. So here we passed. Now let's see the data is coming or not. Yeah, fine. So we got the data. So now one thing, whenever you will practice anything, okay, don't use app component.html for writing the code. It will be means complicated. That's why. Just take the selector, pass here. Now, okay, let's start working here. So suppose we have to write one HTML. Okay. Hello, world. Angular tutorial. Now let's load. Got it? There is no any new changes in this file, but here the same content, whatever is coming here, we will go step by step. Okay, just take care. Same content I not want to display with the help of the HTML. I want to take the same content from the TS page. What we will do and how we will get the data. So what we will do first, go to the TS page. Okay, now we came to the TS page, and one thing inside the TS page. So first thing where we will write the code, that is the main. So here it is import statement. That's okay. Always we will keep import on the top. Then next, this is what? What is this one? Decorator. Decorator. And inside decorator, this is metadata. Okay. So here no place to write the code. That's okay. Next here we getting class. Okay. In the JavaScript we will study the class, but here that's no need to know about the class, or that is not the matter. So inside the class we will write our code. But inside class you getting two things. One is ng on init and one is constructor. Right now we will not study this thing, we will study later. So we will start writing our code inside the class itself. So already pre-written 2 line of code will be there. Okay. Now we have to write our code in this. Second thing, where we will write either before this constructor or before this ng on init or after. So we can write anywhere, but one thing we have to take care, we have to write our code inside this curly bracket. Clear? Don't be get confused. Inside this yellow curly bracket, we will write the code. It means we will write our code inside the class. Okay. Don't write inside this curly bracket and inside this curly bracket also. Let it to be how it is a victim. So we will write here. If you have to, second thing, if you have to declare any variable, okay, always try to write the variable on the top in the sense inside the class here. But it is not compulsory. There is no restriction. You can write anywhere. Okay. But always we will try to write that variable on the top itself. That will be good practice. Second, for writing the code, we can write anywhere. So let's what we will do. We will create one variable. How we were creating variable in the JavaScript. Tell me. How we were creating the variable in the JavaScript. Let, correct? It's, Then suppose COURAC course name. Suppose we have created one course name, okay, and equal to, and I had copied the value. I will place here. Wait 1 second. Okay. Error, let it to be. That's not an issue. We will resolve. So now put the semicolon. Now see the problem. Be declaring this
variable name inside the class. Correct. Inside the class we are working. So put the cursor over the late. What it's telling? Unexpected token, a constructor, method, accessor, or property was expected. It means whatever you had written this line, you can late, var, and const anything openly. Okay, this you have to write inside the method constructor, anything. What is the method constructor? We will see. So suppose same line, if I will write inside this curly bracket, let's see, be getting error. No, it's working fine because inside the class you can't write this openly. Means if you want to declare variable, you can do, but you can't use the late, const, and var in that case. So what we will do, we will write this code not inside the constructor right now. We will write there itself outside. But how we will write? We will remove the late. Got it? So here we not going to write the late. We will not write. So now, but if same thing, we going to write inside this curly bracket, we have to write that late. Okay. So what we done? We written the course name equal to Hello Angular tutorial. What is my motto? So our motto is to whatever we printed here, we want to get the same whatever we defined here on the TS page. We want to take this on the HTML. Okay. Now we're not getting on UI. Our UI side, no data. So what we will do? What is the variable name? Variable name is course name. Copy this variable name, come to the HTML page. And there is one page of that is known as a data binding. Data bind, it means how to bind the data from the TS page to HTML. I'll write a short TS page to HTML. Okay. Now tell me, what is this TS page known as and what is that HTML known as? What is the name of TS page? Don't tell data binding dot component. What we telling as a globally name? We had discussed actually. I had told component. Correct? Remember or not? So we had used the term as a component. So if we will tell component, it means that will be your TS page. Okay. And what about the HTML page? You can tell view or markup. It clear? So means data binding means passing the data from or moving the data or pick upping the data from the TS page to HTML page. Got it? So what we will do? We taken this one course name, whatever is written in the variable, we taken that. But what we will get? Let's just check on the UI whether it came. No. So we get the same variable name. Means okay, one thing here we written course name. Whether it is behaving, it treated this course name as a variable name or just a plain HTML. What are you thinking? This is just a plain HTML because we writing on HTML. On HTML, you will write anything that will be behave as a HTML. So what we want, our requirement is to print this data, TS page data on the HTML, means on the UI, but that should be on the dynamic side. So what we will do, there is one symbol, double flower bracket, okay, and put the data, means put the variable name. Now see, you got the data. So whatever data we had written on the TS page, we got that on UI via dynamically. This is not your hard coded value. So this process is known as interpolation. Clear? And this is known as one-way data binding. So what we done? So now suppose here you going to make any changes. Suppose here we had written hello Angular tutorial. Okay.
let make one new variable, course 2 equal to, and let's make that JavaScript. What we will do, if I want to print this data on UI, what we will do, we will take this variable name and bind with interpolation, put the variable name. Let's save. Got it? Clear? So whatever data you want to take from the means TypeScript page, it means component to HTML page, you can create the variable, and on HTML you can bind that variable with the help of the interpolation. This is known as interpolation, and this is the process of, this is one-way data binding. Why we telling one-way data binding? Because now your data can only move from the TS page to HTML. Okay, means when we will move the data, where is my cursor? Yeah. सर उसमें कोर्स नेम है, उसी में वो सेकंड नेम नहीं डाल सकते क्या हम? ये यहाँ पर ठीक है, आएंगे उसमें। हाँ अभी जाते हैं, रुक जाइए। तो वन वे बाइंडिंग हम लोग क्यों कह रहे हैं वन वे बाइंडिंग? बिकॉज इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर वन पेज TS पेज and this is your HTML page. Just consider this as a TS page and this is your HTML page. Now data is moving from this to this direction only, correct? Whatever we are writing on TS page, that is printing on the HTML, means that we are binding on HTML and that we getting as a output on the UI. When we will suppose, when it will known as the two-way binding. Two-way binding, it means when our data will move from the HTML page to TS page. Suppose here we created something and we will enter the data or something will happen, and if we can receive the data on the TS page. Suppose here we entering, okay, and here we are receiving, then it will known as the two-way binding. It means from the TS to HTML and HTML to TS, like that type of communication. So this will known as the two-way binding. So now we are proceeding with the one-way binding. Now let's see. Yeah, so we had done just one simple example. Let's do something more in this one. One second. Yeah, so what we want to bind both the data together. Let's do one thing. Write here some more detail. Username equal to Mohan, age equal to 25. Don't use class because class is a reserved keyword. You can't pass a value like this because that is variable, because the th is there, that's why. So username, class name, that's okay. Now I want to bind both data, means together. So what is total variable? Let's copy this. Now bind the data first. Username, okay, and one data, then age. Okay, now what we will do, we had done here separately. Now let's do together. I don't know whether it will work or not. Let's see what happened. Here we got error. सर कॉमा सेपरेट करेंगे तो आएगा ना? कॉमा सेपरेट करेंगे तो नहीं, वन सेकंड, नहीं वैसे नहीं वर्क करेगा ना. Let's see. See the error. Unexpected token comma at column number 9. Column number 9. 9, it's showing this one. Wait. In, okay, sorry. Course name
course2 username equal to Mohan, age equal to 25. Okay, here it's giving course name. Where is course name? Okay, it's a means a it's treating complete HTML itself, error side. Okay, this one. Got it? No, we can't bind this type actually. See, what is the problem? When we are entering, जब हम लोग यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल हमारा दिया हुआ है, तो ये क्या ट्रीट कर रहा है, इंटरपोलेशन के अंदर ये सारा एक ही को कंसिडर कर रहा है ये, ठीक है? मीन्स ये समझ रहा है कि यूजर नेम कॉमा एज कोई एक वेरिएबल है जो टीएस पे है, बट ऐसा तो है नहीं, ये दोनों तो सेपरेट वेरिएबल है, इसीलिए आपका वो बाइंड नहीं कर रहा है। बट अगर हम लोग सेमी कॉलन दें तो होगा क्या? एक सेकंड देखो, चांस तो नहीं है, नहीं वर्क किया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, आप बाइंड कर लीजिए सेपरेट। वर्क किया क्या? हाँ, यहाँ दे रहा है ना मोहन एंड 25, क्योंकि ऊपर का तो हमारा डेटा है ये वेट, और आपको नीचे लाइन लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास br टैग है HTML में, br टैग लगाइए, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, मोहन एंड 25। अब क्या करना है, अब ये 10th को हमें प्रिंट करना है, लीजिए इसका वेरिएबल नेम एंड पास कीजिए। क्लियर? मोहन 25 10th। सो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को ले आएंगे। बट अभी तक क्या किया हम लोग ने, प्लेन लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसे H1 के साथ लिखना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, H1 लिखिए, ठीक है, सेव कीजिए, आ गया। मीन्स आपको अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जो डेटा हम लोग यहाँ पे अगर H1 के साथ लिखे थे डायरेक्ट, सेम चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट ये डेटा क्या हो रहा है, डायनेमिकली आ रहा है। डायनेमिकली इन द सेंस हमारा टीएस पेज से आ रहा है। हो सकता है कि टीएस पेज पे जो डेटा है वो डेटाबेस से आ रहा हो या कहीं से आ रहा हो, मीन्स वो कुछ भी हो, बट वो वैल्यू क्या है, हमारा डायनेमिकली आ रहा है, क्योंकि अभी आपका वैल्यू ये हार्ड कोडेड नहीं है। यहाँ पे आपका वैल्यू हो सकता है कि चेंज हो। मान लीजिए आपने डेटा में चेंज कर दिया, मोहन के जगह आपका राजू आ गया डेटा, आपका ऑटोमेटिक राजू प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तो वेरिएबल को ट्रीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको CSS अप्लाई करना है, कुछ भी अप्लाई करना है, आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, जैसे यूज करते हैं जनरली HTML में, ठीक है, जैसे यूज करते हैं नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। सो ये तो हुआ कि हम CSS लगा कर करेंगे तब। ठीक है, ये हुआ सेकंड चीज। तो अब इसके बीच में अगर आपको कुछ लिखना है, सपोज मुझे ये लिखना है, माई नेम इज राजू, एज इज 25 एंड आई स्टडिंग इन क्लास 10th, ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, लिख दीजिए यहाँ पे माई नेम इज। अब देखिए यही चीज जब हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे थे तो हमें क्या यूज करना पड़ता था, याद है? कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता था ना अगर JS में लिखते थे तो। लेकिन यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, माई नेम इज, आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा जो भी है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, एंड माई एज इज, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया, फुल स्टॉप, एंड आई एम STUDING। स्टडिंग का स्पेलिंग सही है क्या या वाई लगेगा? STUD शायद वाई होगा, ठीक है। आई एम स्टडिंग इन क्लास, जो भी लिख दिया। अब देखते हैं आउटपुट आ गया, माई नेम इज राजू, माई एज इज 25 एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। तो जो भी डेटा है आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया। बट यही चीज जब हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्कैटिनेट करके
और हमें डेटा को लाना पड़ता था। ठीक है, आप इस टाइप से HTML में नहीं लिख सकते थे, उसके लिए आपको लेंदी प्रोसेस होता था। आप अगर वहां जाइए तो आपको जो वेरिएबल से अगर आ रहा है तो उसके अंदर आपको स्पैन लगाना होगा या पहले वो करना होगा, तभी आप लिख सकते थे, वरना वैसे नहीं। और उसमें भी हमें यहाँ पे ID लिखना पड़ता था। करेक्ट। अगर यही लाइन हम अगर जावास्क्रिप्ट में चलिए एक बार, तो क्या करना होगा, जो देखिए ये हुआ, आपको यहाँ लेना पड़ता स्पैन, और यहाँ पे मान लीजिए हमें लेना पड़ता ID, और ID में क्या, यूजर नेम। ऐसा ही होता था ना अगर HTML पेज पे लिखते तो। ये यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है, अब एज की जगह भी ये आपको रखता ही है एक ID। करेक्ट या नहीं? तब जाकर यहाँ पे आपका वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट से जो वैल्यू हमें मिलता है इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID के हेल्प से, तब जाकर ये पास होता। लेकिन यही काम करने के लिए जब हम एंगुलर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जस्ट हम लोग यहाँ वेरिएबल बना रहे हैं और इसे HTML पे लाने के लिए इंटरपोलेशन यूज कर दिए। नहीं तो यही चीज के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट पे जाते तो क्या करना पड़ता, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं आता है क्या इसमें, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट, ओ सॉरी बाहर नहीं लिखाएगा, इसके अंदर लिखूं तो शायद आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे हमें यू नेम डॉट इनर HTML इक्वल टू, और जो ऊपर में वैल्यू है यूजर नेम। आया दिस? कुछ याद आ रहा है दिस से? ठीक है, ये जो भी हो उसके लिए हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास EU नेम शायद नहीं है, इसीलिए वो दे रहा है। ओके है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं, हटाइए। सो अगर यही काम हम जावास्क्रिप्ट में करते थे तो हमें इतना प्रोसेस लिखना पड़ता, तब क्या होता, आपको यहाँ पे बाइंड कराने के लिए आपको स्पैन लिखना पड़ता और तब आपका वैल्यू इस पे प्रिंट होता था। करेक्ट। लेकिन सेम काम को करने के लिए एंगुलर में कितना लाइन का कोड है, आप यहाँ पे आप अपना डेटा बना रहे हैं, जो आपका डेटा है, यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है, आप इंटरपोलेशन लिख रहे हैं, आपका डेटा रेडी। समझ में आ गया? सो ये था आपको वन वे बाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। जहाँ पे क्या होता है, कुछ भी हमें स्टाइल लगाना है, कुछ भी करना है, आप ऑब्वियस नॉर्मल से कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सो डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग में क्या हो, so what is Angular data binding? So the data binding is a powerful feature of the Angular that allow us to communicate between the component page, TS page and its view HTML page. ठीक है, TS पेज से HTML पेज पे कम्युनिकेट करने का तरीका है। With the help of data binding, we can change HTML content, style dynamically and many more. तो जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक HTML कंटेंट है, CSS है, एंड बहुत सारी चीज हम डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। Whenever the user updates the data in the view, जब भी यूजर क्या हो रहा है, डेटा व्यू में अपडेट करेगा, द एंगुलर अपडेट द कंपोनेंट, व्हेन एंगुलर गेट्स अ न्यू डेटा द एंगुलर अपडेट्स द व्यू। जो भी हम लोग डेटा नया आएगा वो कंप्लीटली वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। सो द डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स। सो डेटा बाइंडिंग क्या हो रहा है, तो अगर आपके पास नोट ओपन है तो आप लोग लिख सकते हैं आंसर इसका। So data binding, the data binding is a feature field that allow us to communicate between the component and view. ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये लाइन रहा। नेक्स्ट, सो डेटा बाइंडिंग का ये हो गया डेफिनेशन।
नेक्स्ट आते हैं टू टाइप डेटा बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग में क्या होता है, एक होता है इंटरपोलेशन, इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नाम ध्यान रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली जो है ना आपको ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वर्ड यूज कर देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसको क्या कहते हैं, वन वे बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हमारा वन वे बाइंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, ये भी टू वे बाइंडिंग। तो टोटल हमारे पास वन वे बाइंडिंग डेटा को बाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीका है। ठीक है, जो अभी हम लोग देखे थे वो हमारा था इंटरपोलेशन, जो हमारा फर्स्ट वाला जो हो रहा है वन वे बाइंडिंग। सेकंड आपको है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी टर्म आपने कभी सुना है सीएसएस के केस में या जावास्क्रिप्ट में, किन्हीं को याद है? जावास्क्रिप्ट के Yes. केस में हम प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट से डेटा को रिट्रीव करते थे तो 2 तरीका था आपको ऑब्जेक्ट से डेटा रिसीव करने का। कौन कौन चीज, एक था डॉट नोटेशन, करेक्ट, अगर आप ओबीजे डॉट की लेते थे, और सेकंड क्या था, ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पे हम लोग की पास करते थे। तो यही जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, इसी को प्रॉपर्टी बाइंडिंग के रूप में यूज किया जाता है। जावा सीएसएस में भी हम लोग कहीं पे यूज किए थे उसको। नेक्स्ट है आपको इवेंट बाइंडिंग। इवेंट का मतलब क्या, सारा चीज आपको जावास्क्रिप्ट से मिलता है, कोई नया नहीं है। इवेंट जावास्क्रिप्ट में क्या था, Just like a clicking. एक इवेंट या ऑन चेंज इवेंट, ठीक है, या माउस ओवर इवेंट, मींस कुछ भी, बहुत सारा हमारे पास है। माउस ओवर, सॉरी, माउस ओवर इवेंट, तो मल्टीपल है। सो टू वे बाइंडिंग ये आपको सेपरेट पूरा का पूरा टॉपिक ही है, कोई दिक्कत नहीं। सो वन वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग में हमने क्या देखा, इन वन वे बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग, डेटा विल फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन, ठीक है, आइदर फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट और फ्रॉम द कंपोनेंट टू व्यू। मतलब वन वे बाइंडिंग में हो सकता है कि डेटा आपको यहां से यहां मूव कर रहा है, और ये क्या है हमारा, इसे हम ले लेते हैं टीएस पेज एंड इसे ले लेते हैं एचटीएमएल पेज। धीरे धीरे करके इसका नाम को याद रखिए। टीएस पेज मतलब कंपोनेंट पेज एंड एचटीएमएल पेज मतलब व्यू पेज। यूज कीजिए जनरली आप दोनों टर्म को। सो हो सकता है कि डेटा जो है आपको क्या हो रहा है, टीएस पेज से एचटीएमएल पे मूव हो रहा है। ये किसके हेल्प से हुआ, टीएस पेज से एचटीएमएल पे डेटा मूव जो हुआ ये कौन किसके हेल्प से, इंटरपोलेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऑल्सो। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट तरीका क्या है कि हो सकता है डेटा हमारा यहां से यहां मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस सेपरेट हो रहा है। तो जब दोनों को सेपरेट कर रहे हैं मतलब दोनों काम हो रहा है लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी या अलग बेज या अलग मेथड उसके हेल्प से हो रहा है। तो जब दोनों सेपरेट हो रहा है तो हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, उसको टू वे बाइंडिंग नहीं बोलेंगे, उससे हम वन वे बाइंडिंग ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो सेकेंड वाला जो ऑपरेशन हुआ है इसको हम लोग करने के लिए दूसरा कुछ तरीका यूज किए हैं। एक ही सारा काम नहीं कर दिया, मीन्स एक ही मेथड आपका मल्टीटास्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जब होगा तो आपको हो सकता है ये नीचे वाला ही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एनीवे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग दोनों जो हमारा फाइल है HTML एंड TS पे हम दोनों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जो डेटा हमारा TS पे है उसे हम HTML पे ले आए, HTML का डेटा TS पे चला गया, मीन्स हम दोनों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, म्यूचुअल हमारा कम्युनिकेशन बन रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, ये दोनों वन वे बाइंडिंग ही कहलाएगा। सो वन वे बाइंडिंग में आपको आ गया क्या, सो इंटरपोलेशन हम लोग देखें, इन वन वे बाइंडिंग डेटा फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन आइदर फ्रॉम द व्यू टू कंपोनेंट और फ्रॉम द कंपोनेंट टू व्यू। ओके, कंपोनेंट मींस टीएस पेज, व्यू मींस एचटीएमएल पेज, ध्यान रहे। सो द एंगुलर यूजेज इंटरपोलेशन डबल curly braces in the template to denote the interpolation. The syntax is as shown below. So बीच में ये इंटरपोलेशन डबल कोटेशन हुआ एंड टेम्पलेट एक्सप्रेशन। व्हाट मींस टेम्पलेट एक्सप्रेशन, टेम्पलेट एक्सप्रेशन का मतलब हो रहा है कि जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ हमने क्रिएट किया यूजर नेम, एज, क्लास नेम, कुछ भी जो क्रिएट किया उसी को कहा जा रहा है टेम्पलेट एक्सप्रेशन. So from the component to view it means TS page to HTML page. ऑलरेडी वही काम हम लोग किए हैं. TS पेज पे हमारा डेटा है और इसे हम लोग ला रहे हैं किस पे, HTML पेज पे. सो इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग, दो प्रोसेस यहाँ आपको हेल्प करता है. सो इंटरपोलेशन क्या है? सो इंटरपोलेशन इज ए टेक्निक that allow the user to bind the value to a element of the user interface. मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इंटरपोलेशन क्या है कि आपको डेटा को बाइंड कर रहा है फ्रॉम टीएस पेज टू HTML. दैट्स इट. सो इंटरपोलेशन बाइंड द डेटा इन वन वे. दिस मीन्स when you change the value of the bound field by the interpolation it is also populated on the page. अगर आप कोई भी वैल्यू को चेंज कीजिएगा टीएस पेज पे, ये HTML पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा. यहाँ पे जस्ट थ्योरी है, थ्योरी पे जाने का जरूरत नहीं. सो कंपोनेंट पेज पे हम देख रहे हैं यहाँ टीएस पेज है और यहाँ डॉम में हम लोग देख रहे हैं HTML पेज है. जो बीच में क्या है, इंटरपोलेशन एंड बीच में वैल्यू हो गया जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा HTML पेज पे. सो इंटरपोलेशन, टू इंटरपोलेट ए डेटा it must appear within an element of the user interface such as, suppose that आपका वैल्यू है सिटी. अब ये सिटी यहाँ पे हमने लिख दिया तो श्योर है कि ये टीएस पेज पे आपको डिफाइन होना चाहिए, तभी आपका वर्क होगा. ठीक है. सो सिंपल इंटरपोलेशन, यहाँ पे एग्जांपल डाला हुआ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सचिन तेंदुलकर. ओके, अब दोनों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है. वेलकम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, बस अब आपका आउटपुट आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है, अब एक चीज, ओके इसको देखते हैं. सो मान लीजिए जो भी हम डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, माई नेम इज ये आ रहा है, तो ये तो हम लोग इंटरपोलेशन से किए, इसे हमने HTML पेज पे लिखा. ठीक है, इसे हम चाहते हैं टेम्पलेट इस पेज पे ही लिखना, टीएस पेज पर ही. कहाँ पर लिखेंगे, हम लोग एक बार देखे थे, टेम्पलेट URL के पास. कैसे लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, टेम्पलेट. ठीक है, और इसके बाहर में देंगे बैकटिक सिंबल और बाहर में लगा दीजिए कॉमा. चलिए अब क्या करेंगे, ये जो भी कोड हम लोग यहाँ लाइन में लिखे हैं कॉपी कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, वो आ जाइए यहाँ पर. ओ हमें वहां पे ये मैंने गलत ढंग से इसको कॉपी कर लिया. हो गया. अब जो डेटा है, अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डेटा है जस्ट लाइक कोर्स नेम, कोर्स 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, सारा कमेंटेड है. चलिए अब देखते हैं कि हमारा वो डेटा आता है या नहीं आता है. सो माई नेम इज, यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए, हो रहा है. माई नेम इज राजू, माई नेम इज माई स्टडिंग दिस दैट, तो भी है. सेकेंड चीज, जो ये डेटा था इस पेज पे, HTML पेज पे, लाइक कोर्स नेम टू कोर्स नेम, ये सब, तो ये सब क्यों नहीं प्रिंट हुआ, या हेलो एंगुलर ट्यूटोरियल, टेम्पलेट URL हमने कमेंट कर दिया ना, करेक्ट, इसलिए. क्योंकि हमने इस पाथ को ही हटा दिया और हमने क्या किया, टेम्पलेट पाथ को ले आया, और टेम्पलेट पाथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा HTML को लिख दिए हैं. सो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस किए थे जब हम लोग मेटा डेटा को देख रहे थे, टेम्पलेट URL तब के केस में. बट एनीवे, सो टेम्पलेट क्या कर रहा है, आपको HTML लिखने के लिए आपको वो एक फैसिलिटी कहिए या प्रीफरेंस जो भी, वो हमें एक प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हम HTML को कंपोनेंट के अलोंग लिख सकते हैं, एज अलोंग विद द मेटा डेटा, मीन्स टीएस पेज पे. बट अब आप एक चीज देख सकते हैं, जब आपका ये जस्ट एक लाइन है और इतना से कंजेस्टेड लग रहा है, अगर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ इस पे लिख दिया तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा. तो इसलिए कभी ये प्रेफर हम लोग नहीं करेंगे. ये तो समझ में आ गया कि कंपोनेंट डॉट टीएस पे डेटा को हम लिखेंगे कैसे. कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए. चलिए आपका डेटा जो भी था वापस आ गया. ठीक है,
सो यहाँ पे हमारा हो गया कि हम जो भी चीज चाहें हम लोग टेम्पलेट UR टेम्पलेट के अंदर लिख सकते हैं. सो नो नाउ to see how it work you can replace the app component template with the previous code snippet. ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, हटाइए इसको. नेक्स्ट, मॉडिफाई द वैल्यू इन द इंटरपोलेशन. अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को इंटरपोलेशन में मॉडिफाई करते हैं. सो let's try to value the value of the city user interface. For this edit the city value बटन क्लिक. ओके, ये बटन क्लिक पे कर रहा है, ठीक है, इसको बाद में किया जाएगा, हटाइए. अब आते हैं नीचे. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, कॉन्कैटिनेशन, जो हम लोग जनरली ऑलरेडी जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग जानते हैं. सो मान लीजिए कि इंटरपोलेशन के अंदर, इंटरपोलेशन आपने लिख दिया और आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है. लाइक माई नेम इज राजू है, हमें यहाँ क्या है, माई नेम इज मिस्टर लगा देना है. वैल्यू हमारा जावा टीएस पेज से कुछ भी आए. देखिए ये टीएस पेज हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये एक्चुअली में जो कोड यहाँ लिख रहे हैं ना, ये कोड आपको जावास्क्रिप्ट का दिख रहा है सारा का सारा, बट एक्चुअली ये जो कोड हम लोग लिख रहे हैं ये टाइप स्क्रिप्ट कोड है, ये जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, माई नेम इज, आपको डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, टीएस पेज से आ रहा है. माई नेम इज राजू, मुझे क्या करना है, यहाँ जो भी यूजर का नाम आए इसके पहले मुझे मिस्टर लगा देना है. क्या करेंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, तो जो कॉन्कैटिनेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते थे वही लिखेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट पेज पर ही लिखते थे कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, बट यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ने क्या किया है, ये यूजर नेम क्या है आपका, वैल्यू है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ क्या करते हैं, लगाते हैं mr डॉट, सॉरी डॉट हटाइए फिलहाल, बाद देखते हैं डॉट को, प्लस लगाइए. ये वर्क करेगा क्या, चलिए देखते हैं क्या होता है. एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि mr को हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. अब वर्क करेगा, कहीं फिर एरर ना दे. ठीक है, अब आपको यहाँ पे लेकिन अब दिक्कत क्या है, mr एंड राजू दोनों एक साथ मिक्स हो गया. क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दीजिए डॉट या स्पेस, जो भी आपको देना है आप डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं. या सो मिस्टर डॉट राजू. तो हमने क्या किया, जो कॉन्कैटिनेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते थे वो सेम कॉन्कैटिनेशन को हम लोग इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस यूज हो रहा है, इसमें अगर ये हम कौन, लोग जावास्क्रिप्ट में डॉलर सिंबल यूज होता था वेरिएबल के लिए। ओके, और उसे फिर बैकटिक के अंदर लिखते थे क्योंकि हमें वेरिएबल को, और सबसे मेन चीज वो कोड लिखते कहाँ थे, HTML पेज पे या जावास्क्रिप्ट पेज पे, जावास्क्रिप्ट पेज पे, बट यहाँ कहाँ लिख रहे हैं, HTML पेज पे. ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेरिएबल को बाइंड करने का हमारे पास फैसिलिटी है इंटरपोलेशन के हेल्प से. समझ में आ गया, तो ये चीज है. अब मान लीजिए जब हम यहाँ पे अगर दो मेथड, दो वेरिएबल को एक साथ बाइंड अगर कर रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल नहीं, एक हम स्ट्रिंग को यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग दो वेरिएबल को भी बाइंड कर सकते हैं सिंगल इंटरपोलेशन में. जो दिव्या फर्स्ट उस समय जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हम सिंगल इंटरपोलेशन में उसको बाइंड कर सकते हैं. कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं बाइंड. तो यूजर नेम प्लस एज ले लेता हूँ.
combine two variable. Okay, let's see यूजर नेम एंड एज दोनों आ रहा है या नहीं। आ गया राजू एंड 25। एक काम करता हूँ, एंड को हटा दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये दोनों एक साथ बाइंड हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चीज मुझे पता नहीं वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, हम लोग पास करके देखते हैं HTML के टैग को। शायद मुझे लगता है वर्क करना चाहिए। देखते हैं वर्क करेगा। मुझे नहीं लग रहा, नहीं वर्क करना चाहिए। ऐसे लिखेंगे तो ये वर्क किया, बट ये दोनों को वर्क नहीं करने दिया, क्योंकि यूजर नेम की जगह वैल्यू आना चाहिए था ना। अगर इससे हम लोग बैक नहीं, सॉरी, करेगा नहीं, ये तो फिर स्ट्रिंग बन गया पूरा का पूरा। ओके, ये यहाँ पे भी वही सेम चीज दे रहा है, लेकिन उसे स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग अपना वैल्यू को, मतलब मल्टीपल वैल्यू को चाहें तो हम एक लाइन में एक इंटरपोलेशन के अंदर बाइंड कर सकते हैं। बट एक्चुअली देखिए, ये जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों, कारण क्या है। मान लीजिए कि सपोज ये फर्स्ट वैल्यू पे आपको कुछ बोल्ड करना है या कुछ कलर लगाना है, कुछ भी करना है, तो अब एक साथ आप कैसे कीजिएगा। म्यूट कीजिए। एक साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर आपने बाइंड कर दिया तो फिर आप इस पे कलर वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा लगाना चाहिएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सिंपल सेपरेट सेपरेट इंटरपोलेशन लगा देंगे, दोनों पे वर्क कर जाएगा। क्लियर, कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। सो ये था आपका कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस, कि कॉन्कैटिनेशन से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो एंड प्लस जो ये CT लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल से आ रहा है। और ये जो हेलो है वो क्या है, इससे हमने स्ट्रिंग के अंदर बाइंड किया। तो स्ट्रिंग में बनने के कारण वो क्या हो रहा है, HTML पे डायरेक्ट जैसे है वैसे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कोड में आपको दिख रहा है क्या, कि हम लोग टेम्पलेट में लिखा हुआ है डेटा। आप कोई जरूरी नहीं है टेम्पलेट में लिखिए, आप जाकर डायरेक्ट HTML पेज पे लिखिए। सो यहाँ पे आपको जितना भी वैल्यू है, आप जितना चाहिए मल्टीपल आप पास कर सकते हैं इसके अंदर। बट हाँ, सारा को पास करने के लिए आपको करना होगा कॉन्कैटिनेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करते कैसे हैं। ये अगर हमने लिखा 5 + 20, आउटपुट क्या देगा, 25 या 5 + 20। ये तो उम्मीद है 25 देना चाहिए, बट देखते हैं क्या दिया, 25। ठीक है, तो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके अंदर जब आप पास करते हैं, ये पूरे को जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करके आपको सॉल्व कर देगा। ठीक है, आपको पूरा ये सॉल्व करके वैल्यू देगा। तो ये था आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है num1 + 1, ये num कहाँ से है, तो आपको वेरिएबल से हम ला रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेरिएबल में, मीन्स आप या तो डायरेक्ट पूरा को पास कर दीजिए या वेरिएबल से लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आपने इसको इंटरपोलेशन के अंदर आप कुछ भी लिख दिए, मतलब क्या हुआ, वो एज ए वेरिएबल ट्रीट कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिए या वेरिएबल चलाइए, कोई इशू नहीं, दोनों वर्क करेगा।
नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाने तो सबको आता है ना, कोई ऐसे जिनको ऑब्जेक्ट बनाना ना आता हो। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्रिएट करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये दिया एरर, फाइन, ओके। यहाँ पे छूटा हुआ है क्या? हाँ छूटा हुआ है। ओके, सो अब क्या हुआ, हमारा डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तौर पे रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा निकालना है। सपोज आपको नेम निकालना है, सिटी निकालना है, स्टेट निकालना है, कुछ भी निकालना है, कैसे निकलेगा? ये चीज हम पहले कंसोल में लिखते हैं। यहाँ पे आप कंसोल नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रहे। तो कंसोल जब भी लिखना होगा आपको कंस्ट्रक्टर या किसी मेथड के अंदर लिखना होगा। तो फिलहाल के लिए हमें उतना नहीं पता है कि कोई मेथड कैसे बनाएंगे। चलिए कंसोल के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देते हैं। अब बताइए, नेम निकालना है, कैसे निकलेगा? डॉट यूज करके या स्क्वायर कंपनी डॉट ई नेम लिखो। ठीक है, सो हम लोग ले लेंगे कंपनी, दिस डॉट कंपनी आएगा, डॉट एंड नेम। दिस क्यों आ रहा है? देखिए ये दिस हम लोग जावास्क्रिप्ट जब थे ना तो दिस लिखना पड़ता था, बट इसमें बेनिफिट क्या है जो बताता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, आपको बहुत सारा सजेशन दे देगा। आपने दिस नहीं लिखा ना, एरर दे रहा है, आप कर्सर रखिए इस पे, आपका 50% काम जो है ना एडिटर कर देगा। आप कर्सर रखिए, ये आपको सजेशन दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम कंपनी। क्यों नहीं फाइंड हो रहा है? क्योंकि जब आपने कंपनी ये लिखा, आपका कहाँ पे सर्च हो रहा है, लोकल या पेरेंट लेवल पे? लोकल। लोकल में है ही नहीं। अब हमने बना, मान लीजिए बना दिया, चेक करते हैं, वेट, सॉरी, अभी ये क्यों दिक्कत कर रहा है, रेडियो में इंस्टेंस मेंबर डॉट कंपनी। ओके, इसको बाहर में डिफाइन करना पड़ेगा। ओ, ये ऊपर वाले कोई ले रहा है, वेट, हो गया, लेकिन ये क्यों एरर दिया, क्या बोल रहा है? ओके सर आपने सॉरी, वहाँ पे कॉमा लगाया। सेमीकोलन रहेगा, ठीक है। तो जब आप मेथड के अंदर आप लिखते हैं, आप इसे लेट कर दीजिएगा, आपका वर्क कर जाएगा। नहीं कीजिएगा, दूसरा तरीका भी है, बताता हूँ, भी कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा बस जानिए। आप अगर आपने ये वेरिएबल लिखा है बट ये वेरिएबल कहीं पे नहीं है, इट मीन्स डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, आप कर्सर इस पे रखिए, आपको येलो कलर बैलून आएगा, आप इसको क्लिक कीजिए। क्या लिख रहा है? ऐड कॉन्स्ट। आप या तो इसको कॉन्स्ट बना दीजिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार है। कॉन्स्ट पता ही है कि क्या होता है, हम उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। या तो आप इसको कॉन्स्ट बना लीजिए, नीचे क्या बोल रहा है, ऐड कॉन्स्ट टू ऑल अनरिजॉल्व वेरिएबल, ठीक है, हम इसको कॉन्स्ट नहीं बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ऊपर में डिफाइन कर दीजिए वेरिएबल तौर पे, ठीक है। अब आप इस पे कर्सर रखिए, अब ये आपको देगा कुछ सजेशन। क्या बोल रहा है, ऐड दिस, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल हमारा कहाँ है, ऊपर में अवेलेबल हो गया पेरेंट लेवल पे, करेक्ट। अब ये आपको सर्च कर रहा है दिस को, तो आप सिंपल बैलून पे रखिए, आपको सजेशन दे रहा है ऐड दिस, क्लिक कर दीजिए, इस पे कर्सर रखिए। क्या बोल रहा है, ऐड दिस, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसे रेफर कर रहा है किस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा है, ये रेफर कर रहा है लाइन नंबर 19 वाले वेरिएबल को, क्योंकि हमने बाहर पेरेंट पे बना दिया है, क्रिएट कर दिया, इसका इंस्टांस एक बना हुआ है ना, यहाँ पे जस्ट उसका रेफरेंस के लिए बना हुआ है, इसीलिए हमें ये दिस लिखना यहाँ पे कंपलसरी हुआ, क्योंकि हम पेरेंट जो हम लोग जनरली जो हम लोग जानते हैं दिस के कॉन्सेप्ट में, कि दिस अगर आप लगाते हैं तो कब वो सर्च करता है आपके पेरेंट लेवल में। बट सपोज दैट ये कंपनी यहाँ पे नहीं रहता, हटा दीजिए, ठीक है।
तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे लेट नाम से या कॉन्स्ट कुछ भी लेट है। और अब देखिए लेट जब आपने कर दिया तो ये दिस एरर दे रहा है, क्यों, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट, डिड यू मीन कंपनी। इसका मतलब इस वेरिएबल को आप रेफर कर रहे हैं क्या, नहीं, हमारा वो नहीं है, हमारा तो ये वेरिएबल है। तो हम ये लोकल में अवेलेबल हो गया हमारा, जब लोकल में हो गया तो ऑलरेडी पता है लोकल में दिस नहीं रहता है, हटाइए, वर्क कर गया, समझ में आया। तो ये दिस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं वही है, बट ठीक है, इसको हटाइए। हमें क्या करना है, हमें यूज करना है इस कंपनी को, हमने ले लिया इस कंपनी, धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा, अभी वो कंफ्यूज मत होइए। तो कंपनी हो गया, आप कर्सर रखिए इस पे, आपका 50% काम एडिटर कर देगा। अगर वैल्यू नहीं आएगा क्या कीजिएगा, कर्सर बाहर रखिए कहीं भी, फिर से कर्सर इसके ऊपर लाइए, और इवन कर्सर जब इस पे लाइएगा ना आपको बहुत एक हिंट मिलेगा, इसी हिंट को पढ़िए को समझ आ जाएगा। कैन नॉट फाइंड नेम कंपनी, ठीक है, डिड यू मीन इंस्टांस मेंबर दिस डॉट कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, हम रेफर किसे कर रहे हैं, इस कंपनी को, करेक्ट। कर्सर रखिए, वैल्यून पे क्लिक कीजिए, ऐड दिस कर दीजिए, आपका आ गया। अब क्रॉस चेक कीजिए कि वेदर दिस डॉट कंपनी और लाइन नंबर 19 में जो कंपनी लिखा हुआ है क्या वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है या नहीं। कैसे चेक करते हैं कि वो पॉइंट इसी को कर रहा है, कोई आइडिया, इन्हीं को, सर क्योंकि दिस सर पेरेंट लेवल पर ही सर्च करता है तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है, वो हम लॉजिक समझ रहे हैं, लॉजिक के मामले में हमारा क्लियर है कि दिस डॉट उसी को लेगा, बट हम चाहते हैं उसको विजुअलाइजेशन के साथ देखना। कैसे, एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, हमेशा बताया हूँ, किन्हीं को नहीं पता। कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और कंपनी के ऊपर कर्सर लाइए, दिखा रहा है पूरा डेटा, कंपनी का अंदर का जो डेटा है, ठीक है, वो भी हम नहीं समझ रहे हैं। कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, कंपनी के ऊपर कर्सर ले जाके और क्लिक कर दीजिए, कहाँ पर पॉइंटर है, लाइन नंबर कितने में, लाइन नंबर 19 में दिख रहा है पॉइंटर हमारा कर्सर, समझ में आया। तो जब भी आपको फाइंड आउट करना है ना, कंट्रोल बटन यूज कीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब कंपनी के अंदर किस डेटा को चाहिए था, कंपनी डॉट, सपोज हमें चाहिए नेम, ठीक है। हम चलिए देखते हैं, कंसोल करके सेव करते हैं और कंसोल में देखते हैं डेटा आया या नहीं आया, क्योंकि वो डेटा आपका कंसोल में आएगा। डेटा दिया क्या, आ गया, लाइन नंबर यहाँ दिखा रहा है, डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट डॉट टीएस लाइन नंबर 27, आप इसको क्लिक कीजिए, आपको दिखा देगा, क्लियर। सो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने डेटा को कंसोल के अंदर प्रिंट किया, बट ये डेटा मुझे कंसोल में नहीं चाहिए, मुझे यूआई पे चाहिए। अगर ये काम जावास्क्रिप्ट में करते तो कैसे करते, इस डेटा को यूआई पे शो कराना था तो कैसे करते। सो हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, करेक्ट, कोई आईडी हमारा रहता है, उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और वो वैल्यू कौन सा वैल्यू जो ऊपर आ रहा है, कंपनी डॉट नेम, कुछ ऐसा ही होता। ये बार बार क्यों दे रहा है, क्या लिख रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट एक्सप्रेशन मे नॉट बी एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी। तो भाई तुम ऑप्शनल आ क्यों रहे हो, ये एंगुलर 11 और मतलब 12 थी, ये सब इशू देता है, क्या क्या चीज पता नहीं, इसको एरर रिजॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हटाइए, उसका झंझट नहीं है, बाद में देख लेंगे एरर इशू को। तो जब ये, और देखिए ये सब एरर आए ना, इसको जो भी एरर दे रहा है आपको लेकर गूगल में डालिए, आपको सजेशन मिल जाएगा कि क्या इशू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस डॉट कंपनी डॉट नेम, ये प्रोसेस हुआ, इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, HTML पे ये डेटा हमारा आ जाता है।
ठीक है, ये डेटा आपका क्या होगा, आपका HTML पे होता है। बट इतना लंबा प्रोसेस हम लोग करते थे किसमें, जावास्क्रिप्ट में। लेकिन यही काम हमें ये एंगुलर में करना है, इतना लंबा नहीं करने जाएंगे। इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कॉल कर लेंगे कहाँ पर, HTML पर। और एक काम करते हैं, जस्ट इंटरपोलेशन के अंदर आइए, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, हम दिस नहीं लगाएंगे, दिस हमें नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है, कंपनी। ठीक है, पहले पास कीजिए कंपनी, नेम भी हटा देते हैं। देखते हैं डेटा आता है क्या, कहीं पे आया, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया, चलिए कुछ तो दिया। अब ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, डेटा निकालना है, डॉट लगाइए। आपको यहाँ HTML पे सजेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। नेम लीजिए, देखते हैं डेटा आ गया, क्लियर। सो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट में है, हम लोग उसे क्या किए, यहाँ पे बाइंड कर लिए। बट सपोज दैट इसके अंदर आपको डेटा एरे में रहता, बताइए कैसे ये बाइंड करेंगे, डेटा को लाएंगे। ओ सॉरी, इसको एरे बना देना। अब बताइए ये डेटा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिटी पे जाएंगे, मेन से कमेंट कीजिए, इंटरपोलेशन कंपनी डॉट क्या चीज, सिटी। सिटी हो गया, सेव कीजिए, देखते हैं क्या डेटा आ रहा है, फिर आगे निकलेंगे। तो सिटी आपको दो दे दिया, एक नोएडा दूसरा बिहार। अब क्या करेंगे, हमें कौन सा डेटा चाहिए, सपोज दैट कोई भी, मान लीजिए नोएडा का चाहिए। नोएडा कितने नंबर पोजीशन पे है, 0th नंबर इंडेक्स पे, एंड सेकंड जो है 1th पे। तो हमें चाहिए 0th वाला डेटा। तो ऑब्वियस है, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, 0 लीजिए, देखते हैं डेटा आया या नहीं आया। आ गया नोएडा, समझ में आ गया। तो जो काम जावास्क्रिप्ट में करते थे वही काम यहाँ करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, आप अगर कंपेयर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कोड से एंड यहाँ का कोड, आपको मतलब दोनों में दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जो काम जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमें 2 लाइन अगर लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर वो जस्ट एक वर्ड में आ रहा है। आपको जस्ट यहाँ दिखा ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लिखते हैं तब वो HTML पे पास होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डेटा है, ठीक है, और वो डेटा यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं लोकल स्टोरेज, आप लोकल स्टोरेज में बना सकते हैं, जो भी डेटा आपके पास अगर है आप उसे गेट कर सकते हैं और सारा डेटा को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे तब लोकल स्टोरेज वगैरह को यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सीन है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है, एरे में है, किसी भी फॉर्म का में ऑब्जेक्ट के मतलब स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी फॉर्म में हो, आप सारा डेटा को निकाल सकते हैं एज यूजुअल, कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आप इसे जावा स्क्रिप्ट पे लिखते तो आप रेफर करना पड़ता, बट यही जब आप HTML पे आए हैं तो यहाँ पे रेफर नहीं करना होगा। तो कभी भी देखिए, डेटा अगर आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में हो तो आप क्या कीजिए, 1 by 1 जाइए, ये नहीं कि 1 शॉट में पूरा लिख दिए, नहीं, 1 by 1। और प्रयास क्या कीजिए कि उसे पहले कंसोल में चेक करने का, कि इधर ये हो रहा है कि कंसोल में ही नहीं, सपोज दैट है डेटा और आप HTML पे सर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले कंसोल पे तो अपियर हो जाए। तो इसलिए पहले कंसोल में हम चेक कर लेंगे, और जो डेटा कंसोल पे आया उसी चीज को हम वहां पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ दिस लिख दें बाई मिस्टेक तो क्या होगा, देखते हैं वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्या दिया, दिस डॉट कंपनी डॉट सिटी। अभी मतलब क्या हो रहा है, हमारा जैसे वर्क HTML पे ये TS पे कर रहा था, सेम वर्क वो कर रहा है, मतलब कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। बट दिस लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, बात ये है।
वर्क किया है क्या? हाँ, नोएडा नोएडा दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है ना? नहीं, एरर नहीं है। एरर आपको रहेगा ना तो यहीं पे आपको एरर शो करेगा। ठीक है, अब आपको जो भी डिजाइन बनाना है, टेबल के अंदर डालना है, जहां भी रखना है डेटा को आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू आ रहा है। सपोज इसे मैं टेबल के अंदर अगर डालूं तो क्या करेंगे? टेबल का स्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर लीजिए। वेट, टेबल, कोई टैग नहीं है जो टेबल बना के दे? ये मटेरियल है। एक HTML में था जो बना देता था टेबल पूरा। चलिए मैं डायरेक्ट TR डालता हूँ, TD। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमें डेटा चाहिए ना, उठाइए डेटा और पास कीजिए TD के पास। सेम उसी टाइप से फिर से TD लीजिए, डेटा यहाँ पास कर दीजिए। चलिए 2 डेटा डाल दिया हूँ, काफी है। दिख रहा है? ये नीचे जो डेटा आ रहा है आपका, ये टेबल में आ रहा है। अगर हमें कुछ स्टाइल लगा लेते हैं, चलिए स्टाइल, कलर, हो गया। तो जैसे हम लोग वर्क करते हैं HTML में, सेम उसी टाइप से यहाँ पे क्या करेंगे? हम वैल्यू को रखते चले जाएंगे। आपका यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या? कोड जो है आपका क्या हो रहा है? बहुत ही छोटा सा सिंपल तरीका में आपका बन जा रहा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली किसका? सिर्फ इंटरपोलेशन का। अभी हम लोग दूसरा और कोई नहीं देखे हैं, सिर्फ इंटरपोलेशन का ही हम लोग देख रहे थे। तो हमारा डेटा लाइक ऑब्जेक्ट में है तो कैसे हम निकालेंगे, एरे में है तो कैसे हमारा डेटा प्रिंट होगा, अगर स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी है तो डेटा हमारा कैसे प्रिंट होगा, वो चीज हमने देखा। सो अब आपको एक प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर के रूप में जाना है आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नीचे सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है इधर। क्या क्या दिया? एरर, company and company dot name. To avoid error you can check if the object has a value and then connect it. क्या मतलब? company dot name, okay, the below image, okay, 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 समझ गया। ये क्या है जो देखिए, जो जस्ट हम लोग अभी देखें, यहाँ पे कंपनी डॉट नेम है, ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। एरर ऑब्वियस सी बात है, एरर आएगा ही आएगा। तो उसी एरर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। क्या ये कंपनी होना चाहिए, तब हमारा कंपनी डॉट नेम को सर्च कर रहा है, मीन्स वो एरर है या नहीं है वो चीज को देख रहा है। सो कंपनी का क्या कहा? कंपनी एक वेरिएबल बना दिया गया इन्हीं नाम से, बस। तो ये सब एरर को हटाने के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज को एरर से बचने के लिए हमारे पास एक क्या है? ऑप्शनल प्रॉपर पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग जनरली जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसको पढ़े थे, याद है? इंट्रोगेटिव साइन। मीन जब भी आपका डेटा अगर नहीं है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव साइन जो है ना आपको ये हैंडल कर लेगा जब नल डेटा रहेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ने ये ले लिया, ठीक है, एक नॉर्मल सब वैल्यू लीजिए, COLLEGE, कॉलेज। आ गया एरर? इसमें नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट में ही काम करता है क्या वो? नहीं, हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले। हाँ, कंपनी तो जाकर वो काम करेगा। ओके, वेट, मान लीजिए
इसके अंदर का डेटा सपोज दैट हमारे पास नहीं रहता, ठीक है, तो क्या करेंगे? और हमारे पास मान लीजिए कंपनी नेम है, रुकिए मैं दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ, इसमें नहीं करूंगा। डेटा बाइंडिंग टू, तब तक कोड को जल्दी से अरेंज कर लेते हैं HTML पे। ऐप हाइफन BINDING बाइंडिंग टू। जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, हो गया। मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है ना, उसके अंदर ये पूरा डेटा नहीं है, ठीक है, एक जस्ट कंपनी नेम से है और इसके अंदर भी डेटा नहीं है, ये जस्ट एनी नाम का है। एनी क्या है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। एनी नेम नहीं है, एनी जस्ट उसका डेटा टाइप है, जावास्क्रिप्ट में वो चीज अवेलेबल नहीं है एनी, ठीक है। तो कंपनी नेम हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें बाइंड करना है HTML पेज पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बाइंड कीजिएगा तो कंपनी तक बाइंड करना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कंपनी डॉट को बाइंड कर लिया किसी वैल्यू को, तो एरर तो आना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, COMPAN बाई कंपनी, कंपनी को पहले बाइंड कीजिए। नहीं हुआ क्या? ओ सॉरी, हमने कॉलेज लिख दिया, या किस पे आ रहा है? ओ कॉलेज वाला पे आ रहा है। ऐप कंपोनेंट नहीं, डेटा बाइंडिंग डॉट HTML। देखिए किसी भी फाइल पे अगर आपको एरर रहेगा, वो एरर सभी जगह शो करेगा, ये ध्यान रहे। वो आपके कोड को ब्रेक कर देगा, वो आपको चलने नहीं देगा कोड। तो आपको फाइंड आउट करना होगा किस कंपोनेंट पे आपका एरर है। नेक्स्ट, हो सकता है कि जब आपका एरर आए तो आपका प्रोजेक्ट को वो आपको फिर से रन करना होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा केस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एरर है जो रिजॉल्व नीचे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट यहाँ आ रहा है प्रॉपर। इट मीन्स आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से कंपाइल करना होगा। इवन ये जो हमें आउटपुट जो मिल रहा है ये गलत मिल रहा है, कैसे जो बताता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे जाइए, वेट, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ओके। सो यहाँ पे क्या है, ऐप बाइंडिंग 2 है, बट हमारा जो डेटा आ रहा है ना, बाइंडिंग 1 से आ रहा है। आप ऐप बाइंडिंग 2 पे अगर जाते हैं तो आपके पास यहाँ डेटा क्या है, जस्ट एक कंपनी नाम लिखा हुआ है ही नहीं। तो होगा क्या कि जब ज्यादा कुछ एरर आ जाएगा ना, ये प्रोजेक्ट खुद से कंपाइल नहीं भी कर सकता है। आपको क्या करना होगा, ये पूरा बंद कीजिए, मीन्स टर्मिनल बंद कीजिए, Ctrl+C, और फिर से रन कीजिए ng सर्व, तब जाकर आपका कंपाइल करके फिर से शो करेगा। कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सो ऐप बाइंडिंग 2 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। समझ रहा है सर। ऐप बाइंडिंग 2 कहाँ गया, डेटा बाइंडिंग 2, ओके। ऐप बाइंडिंग 2 फाइन, कंपोनेंट है, DS पेज है। ये बाइंडिंग क्यों रखा हुआ है, इसका हमें जरूरत नहीं है, हटाइए इसको। बस हमें ये दो मतलब है।
ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लाइक जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, जो कोड आप जावास्क्रिप्ट में अगर 5 लाइन में लिखा रहा था, यहाँ पे आपको जस्ट 2 लाइन में काम हो जा रहा है। ठीक है, अब आपने जब फिर से प्रोजेक्ट सर्व किया, आपका डेटा चेंज हुआ, क्योंकि वो पहले जो है ब्राउजर आपको सर्व नहीं कर पाया था प्रॉपर। सो अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है, आपका कंपनी आ रहा है, बट हम लोग अगर कंपनी के अंदर कुछ हम लोग चाह रहे हैं कि हम टारगेट कर लें कंपनी डॉट नेम, तो यहाँ पे तो कंपनी डॉट नेम नहीं है, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एरर देगा देगा। एरर नहीं दिया, ये तो पहले वाला एरर है। एक सेकंड, इसमें एरर नहीं देगा, लेकिन हमें उसे इस एरर से बचने के लिए हो सकता है कि हमें अपकमिंग फ्यूचर में एरर दे दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव साइन क्या करेगा, जब आपका उस फील्ड में वैल्यू नहीं है तो उसे आपको प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी इंट्रोगेटिव डॉट नेम, फिर से कंपनी इंट्रोगेटिव डॉट सिटी। अगर इस नेम प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, या सिटी एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, स्टेट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, तो भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। सो यहाँ देखते हैं क्या लिख रहा है, although it solves the problem। ठीक है, कंपनी एंड कंपनी डॉट नेम इस टाइप से लिखते हैं, आपका सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि अगर एक सक्सेस भी हुआ, मीन्स एक भी एरर हुआ, तो दूसरा क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना एंड ऑपरेटर के कारण, तो ये 0 कर देगा। लेकिन ये यहाँ पे नेम है ही नहीं, तो वो उसे इग्नोर कर देगा, तो एरर आपको यहाँ नहीं देगा। लेकिन वही चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो भी नेक्स्ट है, वेरीफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ए प्रॉपर्टीज वैल्यू इन एन ऑब्जेक्ट मेक्स द एक्सप्रेशन कुकुम्बर सम एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अ बेटर वे इज टू यूज द सेफ नेविगेशन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, सेफ नेविगेशन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव साइन एंड डॉट सिंबल। ठीक है, टू सिक्योरली कनेक्ट इंटरनल फील्ड्स। 1 सेकंड, तो जब भी आप डेटा अगर ला रहे हैं डेटाबेस से या कहीं से भी आपका डेटा आ रहा है, तो हो सकता है कि सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी हमारा मिसिंग हो। मींस लाइक हम यहाँ नेम को ये गेट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है नेम प्रॉपर्टी हमारा नहीं है। तो प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम अगर आ जाए, तो उससे अच्छा क्या है कि सेफर साइड के लिए यूज कीजिए सेफ नेविगेटर को, इंट्रोगेटिव साइन एंड डॉट इस टाइप से आप लिखिए। तो इंट्रोगेटिव एंड डॉट जो हमारा क्या होगा, सेफ नेविगेटर ऑपरेटर। इसको जस्ट वहां पे मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, सेफ नेविगेटर ऑपरेटर। अब आप जब ये करते हैं तो आपका क्या होता है, सेफर जोन होता है। तो टू सिक्योरली कनेक्ट इंटरनल फील्ड्स द फॉलोइंग कोड स्निपेट यूजेस द प्रोटेक्टेड ब्राउजर प्रॉपर्टी टू लिंक द सिटी नेम्स। अब आपका वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वेदर डेटा हो ना हो, कोई इशू नहीं। एनीवे द डेटा नहीं है तो हमारा डेटा तो आएगा नहीं, लेकिन वो हमारा सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो इंट्रोगेटिव साइन डॉट नेम्स, तो इस टाइप से आप इसको यूज करके अगर कभी फ्यूचर में एरर आने से आपको सेफ, ये सेफर साइड के लिए है। सो ये हम लोग जो डिस्कस किए, ये था हमारा क्या चीज, सो डेटा इंटरपोलेशन, सॉरी, जिसको हम लोग डेटा इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, मींस मेन थिंग हमें इंटरपोलेशन ही बोलेंगे। इंटरपोलेशन आपका ये प्रोसेस था, समझ में आ गया। यहाँ पे एक असाइनमेंट डाला हुआ होगा, नहीं है, ओके। following type of Java assignment increment and decrement of bitwise operator। सो यहाँ पे आपको कुछ एक हिंट जैसा दिया हुआ है कि इंटरपोलेशन का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ से आपको समझ में आ सकता है। सो मोस्टली अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन समझे इंटरपोलेशन का, तो इंटरपोलेशन आपको हेल्प करता है डेटा को डायनेमिकली यूआई पे शो कराने में। ठीक है, जो डेटा हो सकता है कि हमारा कहाँ है,
HTML सॉरी जो टाइपस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है उसे हम डायनेमिकली इस पे लोड करा सकते हैं, ये चीजें। सो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, फिलहाल इतना काफी है। अगर कोई इशू है किन्हीं को तो बताइए।